नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। 5 राज्यों में एग्जिट पोल हमने आपको दिखा दिए। अब जनता और नेता सबको नतीजों का इंतजार है। राजस्थान में नेता बी प्लान बताने लगे हैं कि बी प्लान क्या होगा, कौन जीतेगा, सीएम कौन बनेगा। इसी बात पर आज विस्तार से चर्चा करनी है। और बिहार में शिक्षा सचिव के पाठक का एक और तुगलकी फरमान आ गया है। टीचर मीडिया से बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो नौकरी गई। ऑर्डर पर बवाल कैसे मचा है ये भी आपको दिखाना है। कोरोना की तरह चीन की ये नई बीमारी जो है ये अमेरिका कैसे पहुंच गई। ओहायो में 145 बच्चे बीमार हो गए हैं। हमारे यहाँ भी 2 संदिग्ध मरीज उत्तराखंड में मिले हैं। निमोनिया जैसे लक्षण है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में चीन वाले वायरस की चिंता दिखानी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पब्लिक इंटरेस्ट की अवैध खनन की मुहिम के खिलाफ बड़ा असर दिखने लगा है। बड़ी बीजेपी नेता और आरएसएस से जुड़ी रही हैं उमा भारती जी। उन्होंने हमारी मुहिम के साथ जुड़ने का अपनी शिद्दत दिखाई और कहा है कि वो इस मुद्दे को डंडा लेके उठाएंगी। शिकायत तो शिंदे सरकार तक भी पहुंच गई है और उन्हीं के एक विधायक ने की है। पब्लिक इंटरेस्ट में कल इसी वक्त आपसे महापोल पर मेरी बातचीत हो रही थी। राजस्थान में एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बताया गया था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, मतलब सत्ता में बदलाव का रिवाज कायम रह सकता है। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में 2-3 एजेंसियां कांग्रेस की वापसी भी दिखा रही हैं, या उनको एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ गई है लोगों में भी और नेताओं में भी। बेचैनी तो सीएम फेस को लेकर भी है, या ये कह लो कि सबसे बड़ी बेचैनी सीएम फेस को लेकर ही है। सियासी दल सरकार बना लेंगे तो सीएम कौन बनेगा। गद्दी गहलोत को मिलेगी राजस्थान में, या वसुंधरा का राज लौट आएगा, या बीजेपी नए चेहरे को मौका देगी। 3 दिसंबर को नतीजों से पहले सीएम फेस की अंदरूनी रिपोर्ट। चुनाव लड़ा, खूब दम लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब एग्जिट पोल के बाद सरकार बनाने वाले दावों की झड़ी लग गई। बीजेपी जब खतरे में होती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू को डराकर वोट लेती है, फिर वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी को साइड में कर देती है। लेकिन राजस्थान में मुझे लगा जो एग्जिट पोल आया उसमें के योजनाएं चली है, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं चला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों 100 का आंकड़ा पार करने के लिए भयंकर नेक टू नेक लड़ेगी। जादू जो है ना, वो ये हेलुसिनेशन थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, पर अंततः जब सूरज उगता है तब सब तरह के जादू जो है रोशनी के आते ही समाप्त हो जाता है। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सरकार आ रही है और जनता ने खेल नहीं खेला कर दिया है। खेल किसने किया, जादू किसका चला, नतीजे साफ कर देंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ट्रेंड एक जैसा नहीं दिख रहा और पब्लिक भी सीएम फेस को लेकर अपनी अपनी चॉइस खुलकर बता रही है। अब गहलोत तो घिसी पिटी गति हो गई है। अब तो सचिन पायलट का नंबर आ सकता है। नया चेहरा ही सामने आना चाहिए। गहलोत जी बनेंगे और क्या बनेंगे। सचिन पायलट का नहीं है, उनका नहीं है। अगर ये वसुंधरा का चेहरा आगे रखते तो जरूर वसुंधरा जी बनती। केंद्र डिसाइड करेगा, या तो बालकनाथ या फिर ये वसुंधरा। इस बार तो कोई नया ही बनेगा। हाँ, मतलब चेहरा बीजेपी में बदलेगा, ये पक्का है। ये तो पक्का है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से है। अगर कांग्रेस नजदीकी मुकाबले में जीती तो गहलोत बन सकते हैं सीएम। अगर कांग्रेस की बम्पर सीटें आई तो आला कमान सचिन पायलट को भी मौका दे सकता है। अगर मगर तो कुछ है ही नहीं, पूर्ण बहुमत आ रहा है। फिर भी जो लोग साथ जुटेंगे वो सरकार के हमारे साथ जुटेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछला 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा, 13 निर्दलीय हम पे भरोसा किया, पूरे सरकार के साथ रहे। सरकार गिरा रही थी बीजेपी, फिर भी वो साथ नहीं गए। अगर बीजेपी की छप्पर फाड़ सीटें आई तो फिर पार्टी नए नेता का दांव आजमा सकती है। मैं 120 प्लस बट की 130 तक पहुंचने का 130 तक इसलिए मानता हूं कि जहां 2018 में 1 सीट आई, वहां 20 सीटें आ रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री जी का चौंकाने वाला फैसला आएगा सीएम को लेकर। और कहीं बीजेपी क्लोज फाइट में जीती
तो वसुंधरा को आगे करना मजबूरी होगी। जिस रूप से मैं वसुंधरा जी को देखा जाता है कि वो सब जाति के लोगों को साथ लेकर चलती है, और वो एक बार का अगर आपको ध्यान हो तो हमेशा एक बार कहती थी मैं छतरानी हूँ और जाट घराने में मेरी शादी हुई और मेरी बहू जो है वो गुजर समुदाय से आती है। तो इस तरह से जो उन्होंने जो एक व्यूह रचना रची थी वो बहुत लोगों को बड़ी भाई। महिलाओं के अंदर जो वसुंधरा जी की लोकप्रियता है वो आज भी कम नहीं। असल में बीजेपी ने कर्नाटक मॉडल फॉलो किया, नई लीडरशिप को उभारने के लिए येदियुरप्पा को साइडलाइन किया। यही वसुंधरा के साथ चुनावी कैंपेन में दिखाई दिया। अब सवाल है कि वसुंधरा की जगह अगर नए चेहरे पर दांव लगेगा तो सीएम रेस में कौन है? कुछ नाम सुन लीजिए। दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं, विद्याधर नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा चुके हैं। तीसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का है, केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा, आईएएस रहे हैं, इसलिए प्रशासन का अनुभव है। लेकिन एक और नाम है जिसने सबको चौंकाया, बाबा बालकनाथ। सूबे की जनता इन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाती है। अलवर से सांसद हैं और इस बार पार्टी के कहने पर तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। क्या बीजेपी एक और फायर ब्रांड लीडर को नेतृत्व सौंप सकती है? बीजेपी की सरकार आएगी और निश्चित रूप से इन पेपर माफियाओं पर, इन गुंडागर्दी करने वालों पर, भ्रष्टाचारियों पर ये बुलडोजर चलेगा। और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर वाले बाबा बालकनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम फेस वाले कुछ सर्वे में वो वसुंधरा और पायलट से भी आगे हैं। गहलोत के बाद उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। बालकनाथ की अलवर और आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ है। बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे में फिट बैठते हैं। थोड़ी देर में महंत बालकनाथ वैसे हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, कनेक्टिविटी चल की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे। सीएम पद के लिए वो कितने बड़े दावेदार हैं, ये सवाल मुझे लगता है वैसे उनसे ही पूछना चाहिए। पहले उनका एक छोटा सा प्रोफाइल देख लेते हैं हम। 16 अप्रैल 1984 अलवर में कोहराना में पैदा हुए, यानी सिर्फ 39 साल के हैं अभी। यादव जाति से हैं, यानी ओबीसी हुए। नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत भी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया था। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी अस्थल बोहर के महंत हैं। आध्यात्मिक गुरु के अलावा राजनेता, समाज सेवी के तौर पर पहचान बनाई है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, वीसी हैं वहां के। महंत बालकनाथ इस समय अलवर से लोकसभा सांसद भी हैं। अलवर जिले की तिजारा सीट पर अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एक और समीकरण है, इन्होंने भंवर जितेंद्र को लोकसभा के चुनाव में 3 लाख से बड़े अंतर से हराया था और जितेंद्र जो है वो राहुल गांधी के खास थे। इस बार तिजारा सीट पर जहां से महंत लड़ रहे हैं, इस बार प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उस सीट पर 86% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से 4% ज्यादा है। जो रिकॉर्ड सीटें वोटिंग वाली हैं राजस्थान की, उनमें एक सीट ये भी है। 2,60,000 की आबादी में से 36% तिजारा में मुसलमान वोटर है। दूसरी तरफ दलित, यादव और गुजर के वोट 42% है। महंत बालकनाथ के लिए 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। ये एक महत्वपूर्ण समीकरण है इनके साथ। योगी आदित्यनाथ जैसी लिबास, योगी आदित्यनाथ के करीबी होना, उनके नाथ संप्रदाय से इनका भी ताल्लुक होना, इसीलिए कई गुणा भाग किए जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, इसीलिए इनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। एक संत के रूप में देश ही 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ ही
एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं। बीजेपी के सांसद महंत बालकनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। पहला सवाल बालकनाथ जी आपसे मेरा ये है, योगी साहब ने आपके लिए प्रचार किया, उन्हीं के संप्रदाय से आप वास्ता भी रखते हैं, वेशभूषा भी लगभग एक जैसी है। अगर राजस्थान में पार्टी को बहुमत मिला तो रैंक भी योगी जैसा होने वाला है आपका या नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें आज आपके सम्मुख बैठे हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी भी आज जो कुछ हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और हम सबको भी चुनाव लड़ने का मौका उनके मार्गदर्शन में ही मिला है। ऐसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हो पाया ऐसा? देखिए, हमने अपना जीवन समर्पित किया है अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। तो ये भी समाज सेवा ही है ना, राजनीति भी। मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर पार्टी जीती तो आपको समाज सेवा ही करनी है। राजनीति को समाज सेवा नहीं मानते आप? मैं वही आपको कहना चाहता हूं। आपने बीच में बात रोक दी मेरी। हमने अपना जीवन समर्पित किया है समाज और अपने राष्ट्र और प्रकृति के उत्थान के लिए। और संत का एक मूल धर्म यही होता है, पूजा भक्ति आराधना करना, ये सब अपना निजी स्वार्थ है, लेकिन मूल कर्तव्य एक संत का समाज को एकजुट रखना और समाज को अखंड रखते हुए अपनी प्रकृति के प्रति समाज की जवाबदेही सही हो और समाज को एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, यही एक संत का धर्म होता है और सेवा का धर्म होता है। वही जीवन हमारा है और उसमें हमारा और सौभाग्य हुआ कि हमें राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करने का अवसर मिला है। और ये केवल और केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में या उनके आदेशों के माध्यम से ही हमें एक अवसर मिला है। और जो अवसर उन्होंने दिया है, पहले सांसद के स्वरूप में उन्होंने टिकट दिया और अलवर की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। अभी तिजारा विधानसभा से विधायक के चुनाव का टिकट दिया और फिर तिजारा की जनता भी 3 तारीख को परिणाम देगी। बहुत अच्छा परिणाम आएगा आपके सामने। तो हमारा जीवन तो सेवा के लिए है और सेवा में ही हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी पूजा सब सेवा ही है। और जैसा कि राजस्थान में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में सीएम के सर्वे में आपकी रेटिंग अच्छी बताई जा रही है। इसलिए ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर सीएम शिप का चांस बना तो वसुंधरा और उनके विधायकों को आप खुद कंट्रोल कर लेंगे या ये काम भी योगी आदित्यनाथ जी को ही करना पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी व्यवस्थित रूप से चलती है। हमारी पार्टी अनुशासन की पालना करती है और हमारी पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ती है। हमारे कार्यकर्ता सभी तो सब चीज़ उनके आदेशों की पालना होती है और एक एक कार्यकर्ता सब काबिल हैं और सभी लोग आज समाज और देश की सेवा के लिए लगे हैं। और हमारा यही कहना कि हमारा सौभाग्य है कि हमें तिजारा की जनता का हमें इस योग्य समझा कि हमें अवसर दिया गया पार्टी ने। इसके आगे हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है, हमारा केवल लक्ष्य सेवा का। आपकी तिजारा सीट पर बहुत भारी पोलिंग हुई है, लगभग 86% मतदान हुआ है वहां पे। और ये वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा जिन सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से एक है ये भी। ये हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ या मुस्लिम का? क्योंकि आपकी सीट पर 2,60,000 के करीब अगर मतदाता हैं तो इसमें 85,000 मुस्लिम भी हैं। किसका ध्रुवीकरण है ये? देखिए, मुस्लिम का ध्रुवीकरण तो हो चुका था, उनका तो स्पष्ट है, उनका तो हर चुनाव में स्पष्ट रहता है। पिछली बार उनके 2 कैंडिडेट थे, इस बार एक ही कैंडिडेट था और उनका तो स्पष्ट था कि उनकी वोट सारी की सारी वहाँ एक तरफा जानी थी। और हमारे हिंदुओं की वोट भी एक तरफा आनी होती है, लेकिन उसमें सेंधमारी उनकी तरफ से काफ़ी हुई है। लेकिन हमारे सनातन धर्मियों ने और हमारे जो तिजारा के हितैषी हैं, जो तिजारा का विकास चाहते हैं, तिजारा में रक्षा सुरक्षा चाहते हैं और तिजारा में एक व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चले, इन सब चीज़ों को जो चाहते हैं वो सब लोग साथ जुड़े और सब लोगों ने एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास
अपना देकर उसको मत दिया है। और उनका तो इकट्ठा था ही वोट, लेकिन हमारा वोट जो बड़ी संख्या में था उस वोट ने भी उतनी ताकत के साथ में एक बहुत ही अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है। आपकी नज़र में जैसे आपने बताया 86%, अभी उसमें 86.11% है और उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनके वोट भी जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये 86.5% तक जाएगा। इसका फायदा आपको विरोधी को भी तो मिल सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये अगर ज्यादा जाएगा तो इसका फायदा आप ही को मिलेगा? विरोधी को नहीं मिल सकता, इस जन्म में तो मिलेगा ही नहीं, अगले जन्म का कुछ पता नहीं। वजह क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, लोग वहां गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बसपा के उम्मीदवार को उसकी टिकट वापस कर या उसकी टिकट छोड़कर उसको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया, और जिस प्रकार से वहाँ पर पूरे उस मेव समाज को उन्होंने घेराबंदी की कि कोई भी बाहर ना निकल सके, कोई चुनाव ना लड़ सके, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि वहाँ पर लोगों के बीच में हमको जानकारी मिली है, उसको तालिबानी कह के बोलते हैं सब लोग वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी तिजारा की जनता स्विकार नहीं करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आदमी की बजाय, तिजारा की जनता की बजाय जो गहलोत की गारंटियां थी, खासकर चिरंजीवी योजना जो उनकी है, कहते हो उसमें तो गांव-गांव गोडे बदले गए बुजुर्गों के, उनके घुटने ठीक हो गए सबके। आपको नहीं लगता कि गहलोत की गारंटियां आपके जो संयम है या आपका जो आप वर्चस्व दिखा रहे हैं वहां पे अपना, उस पर भारी पड़ जाएंगी कहीं? कुछ गारंटी नहीं है जी। उनकी गारंटी की पोल तो पिछले 2018 के चुनाव में 10 दिन के बाद में खुल चुकी थी कि 10 दिन का वादा किया किसानों से, आज तक उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। जिस प्रकार से पेपर चोरों ने पेपर चोरी कर करके बेच दिया है, बच्चों के भविष्य को बेच दिया इन लोगों ने, इन लोगों को राजस्थान की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान के अंदर आज बहन बेटियों की, जिस प्रकार से उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, आज देश में नंबर 1 राजस्थान बना है, ये राजस्थान की जनता समझती है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी राजस्थान में बढ़ी है, जेल में से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है, अपराधी को कोर्ट में ले जाती हुई पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर और अपराधी आपस में गैंगवार करते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पुजारियों की हत्या, साधु संतों की हत्या, आम नागरिकों की हत्या, उसके बाद में ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जे, ये सब चीज़ें राजस्थान की जनता नहीं भूली है। और भ्रष्टाचार तो हर तरफ जहाँ खोदो वहाँ भ्रष्टाचार दिखता है राजस्थान में। कोई सड़क उठा के देख लो, कोई मध्य प्रदेश में नाली आपके उठा ऊपर के भी देख लो, लगाती है। कोई गली उठा के देख लो, कोई दीवार उठा के देख लो, जहाँ देखो तो वहाँ भ्रष्टाचार को आपको प्रमाण नजर आएंगे। तो राजस्थान की जनता जी, ये आरोप तो आपके ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लगाती है कि वहां भी भ्रष्टाचार है, वहां भी तरक्की नहीं हुई। और एक अच्छा निर्णय राजस्थान की जनता का 3 तारीख को आएगा, जिसमें कि एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था और विकास को समर्पित राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता निश्चित रूप से बनाएगी। बालकनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन तब तक मैं ये बता दूं कि क्यों बालकनाथ का नाम हम आगे लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको राजस्थान में अब राजस्थान का योगी कहने लगे हैं लोग। और दूसरी बात, इनके चुनाव प्रचार में एक और खास बात देखने को मिली कि योगी की तरह ही बुलडोजर प्रचार में इनके निकलता था। यानी ये बुलडोजर का डर एक तरह से दिखाकर, या ये कहिए कि बुलडोजर को दिखाकर वोटरों को प्रभावित करते थे। एक तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि को कैश करने के लिए इनका प्रचार उसके आसपास ही रहा। तो ये चर्चा होने लगी कि अगर बीजेपी की कंफर्टेबल मेजोरिटी आती है राजस्थान में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बालकनाथ जी की किस्मत खुल जाएगी सबसे बड़ी कुर्सी के लिए। लेकिन यह कहा जाता है कि राजस्थान में वसुंधरा और गहलोत को बीजेपी और कांग्रेस इग्नोर नहीं कर सकती, और खासकर उस स्थिति में इग्नोर नहीं कर सकती जब सीटों का मार्जिन बहुत कम हो। यानी अगर 199 सीटों में से 100, 105 वाला मसला फंसता है, तो फिर इन दोनों कद्दावर नेताओं को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वसुंधरा की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बालकनाथ या किसी दूसरे
प्रत्याशी के लिए जो अपने आप को जो मुख्यमंत्री के कद के तौर पर देखता है कि 40 से 45 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सियासी तौर पर। अगर ऐसे में सीटों का मसला फंसता नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाती है, जैसा अभी किरोड़ी लाल जी कह रहे थे, तो उसमें अगर 25-30 सीटों तक मसला जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई नया चेहरा आ जाएगा, और नया चेहरा आने की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा भी वो दांव खेल दें जिसकी की पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की जाती है, क्योंकि गहलोत और वसुंधरा की करीबियों के बारे सियासी हलकों में चर्चा होती है। तो 3 तारीख को यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी कनेक्टिविटी की कोशिश चल रही है, इसलिए मैं ये तमाम आंकड़े आपको बता रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था फोन बालकनाथ जी का, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जुड़ गए हैं हमारे से, अगला सवाल पूछते हैं उनसे। आपको मेरी आवाज सुन रही है बालकनाथ जी? हाँ जी 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 सुन। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव प्रचार में हमने देखा कि छोटे बड़े नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। आपके प्रचार में तो बुलडोजर भी उतरे हुए थे, वो क्या माजरा था? बुलडोजर, देखिए बुलडोजर तो पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि केवल तिजारा में बुलडोजर आपको देखने को मिला है। पूरे राजस्थान में बुलडोजर चला है। भारतीय जनता पार्टी का के चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता उसको बुलडोजर को चुनाव प्रचार का एक माध्यम और एक तरह से उसका एक संदेश आज लोगों के बीच में देने का कोशिश रहता है कि अपराधियों का जो है कि उनके साम्राज्य को गिराने का काम करेगा और नए विकास की नींव खोदने का काम बुलडोजर करेगा। तो देखो बुलडोजर के दोनों ही काम होते हैं। अवैध रूप से निर्माण को हटाता भी बुलडोजर है और दूसरी तरफ एक नए निर्माण की नींव भी खुदाई बुलडोजर से की जाती है। आप अपने आप को योगी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए हम अपने आप को किसी के तौर पर कोशिश नहीं कर रहे। हमने आपको शुरू में एक बार कहा कि हमारा सौभाग्य कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और ये बहुत परम सौभाग्य इस जीवन का कि इतने बड़ी पार्टी के अंदर हमें इस योग्य एक छोटा सा कार्यक्रम हमें भी उस सेवा का मिला है। जो हमने जीवन सेवा को दिया है उसमें राजनीति के माध्यम से भी और भी अच्छे तरीके से हम समाज की और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप तो महंत हैं, वाइस चांसलर हैं, ये राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? नहीं, वाइस चांसलर नहीं, मैं चांसलर हूँ वैसे। महंत तो देखो हमारी परंपरा है। अब हमारे पूज्य गुरु महाराज में श्री चांदनाथ जी कोई गंभीर बीमारी थी, तो उन्होंने अपने हजारों शिष्यों में से मुझे इस योग्य समझा कि आगे का उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने मेरे को नियुक्त किया था। राजनीति में आना कैसे हो गया वो तो ठीक है, राजनीति में आने का सवाल पूछ रहा हूं मैं। हमारा जीवन सेवा के लिए है और हम अवसर देखते हैं कि हमें सेवा कहाँ करने का अवसर मिलेगा, और ये तो बाबा की कृपा है और पूज्य गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, क्योंकि वो स्वयं अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे और उससे पहले 2004 में वहाँ से विधायक भी रहे भैरोड़ से। तो उसी भाव से हमें भी सेवा का अवसर करने का मिला है और उसको सेवा भाव से पूरा निष्ठा से हम करने का प्रयास करते हैं और करेंगे। बीजेपी की राजस्थान में कितनी सीटों का अनुमान लेकर चल रहे हैं आप आएंगी? निश्चित रूप से आएंगी, 120 प्लस आएंगी। 120 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। एक बार दोबारा दोहराइएगा। 120 प्लस 25 तक 120 से 25 सीटें आएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपको वसुंधरा राजे और उनके विधायकों का कोई खास खतरा नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी लग रही है। आप अपने आप को सीएम का दावेदार मानते हैं या नहीं मानते? ये अब पार्टी की बात मत दोहराइएगा, आप क्या मानते हैं अपने आप को? आप इस पद के लायक हैं? ये आपकी बात को मुझे आपत्ति है कि हमारी पार्टी के हमारे नेता माननीय वसुंधरा राजे जी या और किसी का नाम लेकर, हमारी सब पार्टी एक है और हम पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व का आज्ञा का पालन करते हैं। हमारा काम इस जीवन में सेवा करने का। हमने अपने जीवन में अपने गुरु महाराज जी के आदेशों की पालना की। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सतवचन कहा जाता है, और जिस प्रकार से हम पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसकी हम पालना करते हैं। इसके आगे हमें
उसके अलावा हमें और कुछ नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका मन टटोल रहा था, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, और आपसे आगे भी राजनीतिक तौर पर जो है हो सकता है भेंटवार्ता होती रहे। मेरा मन बहुत स्पष्ट है और बहुत साफ है, और हमारा मन सेवा का है, और हमें जहाँ सेवा करने का अवसर मिलता है बहुत मन और भाव से अंतरात्मा से सेवा करते, और ये बहुत सौभाग्यशाली हमारी आत्मा है कि हमें इस जीवन में सेवा करने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकनाथ जी आपका। 3 तारीख को उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात होगी जब नतीजे आ रहे होंगे। राजस्थान चुनाव और एग्जिट पोल को लेकर महंत बालकनाथ ने अपने तर्क हैं, उन्होंने अपने तर्क रखे, अपने दावे हैं, और हर नेता अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, और होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए उसको कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ये भी सही है कि बालकनाथ का कद बीजेपी में बढ़ा है, खासकर जब से योगी आदित्यनाथ ने बालकनाथ के लिए प्रचार किया है, तब से बालकनाथ को उनके समर्थक उसी हैसियत से देखते हैं जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ को। अब दोनों सूबों में फर्क क्या है? पहला ये कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अखिलेश और मायावती की क्षेत्रीय पार्टी है। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों जातिगत वोट बैंक को साधने की सियासत करते रहे हैं, लेकिन बालकनाथ ने धर्म का एजेंडा आगे बढ़ाया है। जातियों में बंटे वोटर्स को हिंदू वाले खांचे में फिट करने की कोशिश। बालकनाथ के पास धर्म का करमंडल और जाति का मंडल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो ये फार्मूला काम कर गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इंतजार 3 दिसंबर का। एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजों के लिए आप बने रहिएगा, और ये जो असमंजस है या जो क्यूरियोसिटी है, ये वहीं खत्म होगी एबीपी न्यूज पर आपकी। अब बात बिहार में मास्टरों की परेशानी की कर लेते हैं। पुरानी कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। नौकरशाह केके पाठक बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसके आगे वो किसी की नहीं सुन रहे। इसी कड़ी में उन्होंने एक फरमान निकाला है, अध्यापकों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाना ही होगा। चुनाव ड्यूटी लगी तो एक्स्ट्रा काम करें, क्योंकि इसका अलग से मेहनताना मिलता है टीचर्स को। दूसरे आदेश ये हैं कि कोई भी अध्यापक ना तो मीडिया से बात करेगा और ना ही शिक्षक संघ में शामिल होगा। केके पाठक के इन फैसलों से बीपीएससी में सिलेक्ट हुए 30,000 अभ्यर्थी नौकरी ही ज्वाइन करना नहीं चाहते। केके पाठक का ऑर्डर है, बिहार में बना अध्यापकों का डर, और कैसे खुला सियासत का नया चैप्टर। ये रिपोर्ट आप देखिए, सब समझ आ जाएगा। ये हैं असीम उपाध्याय, राजधानी पटना के कन्या विद्यालय के हेडमास्टर। 24 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केके पाठक का एक नया ऑर्डर आया है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाना और बिहार को आगे बढ़ाना। हम लोग बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम लोग मजदूर नहीं हैं। एक प्रोफेसर एक सप्ताह में केवल 3 से 5 क्लास लेते हैं, प्रतिदिन 6 क्लास लेना है। ठीक है, सरकार का फरमान है, 6 क्लास लेंगे। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों पर कलह की किताब अभी बंद नहीं हुई, और शिक्षा विभाग ने एक साथ 4 नए फ्रंट खोल दिए। ये फ्रंट कौन कौन से हैं? केके पाठक और उनके अफसरों के जिस ऑर्डर पर बवाल है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 1, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे पढ़ाओ और फिर चुनावी ड्यूटी पर जाओ। ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। बिहार के अपर शिक्षा सचिव केके पाठक का वो ऑर्डर है जिससे मास्टरों के पसीने छूट रहे हैं। 28 नवंबर 2023 को ये ऑर्डर बिहार के हर जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। ऑर्डर की कॉपी की बड़ी बातों पर गौर कीजिए। आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग आपसे अनुरोध करता है कि शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाते हैं तो वो शाम 5 बजे के बाद ही चुनावी कार्यों में योगदान दें, ताकि 5 बजे के बाद विद्यालयों का कामकाज प्रभावित ना हो। चुनावी ड्यूटी के लिए उन्हें अलग से मानदेय मिलता है। चुनाव में एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़े तो संबंधित कर्मचारी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में जो विवाद हो रहा है फैसलों पर, उस पर बातचीत करने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे थे, लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी जो अधिकारी है शिक्षा विभाग का बात करने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 2,
मीडिया से बात नहीं करेंगे मास्टर। के पाठक के नक्शे कदम पर उनके अफसर भी चलने लगे हैं। ऑर्डर बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के दफ्तर से जारी हुआ। तारीख थी 28 नवंबर। इस आदेश के पॉइंट नंबर 3 पर गौर कीजिए। साफ साफ चेतावनी दी गई है, किसी भी शिक्षा कर्मी के द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से प्रचार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के इस आदेश का जमीन पर कैसा असर दिख रहा है, इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज ने पटना के बालक मध्य विद्यालय पहुंचकर की। बाहर बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी कैमरे पर हेडमास्टर राजेश दुबे जी आए। उनके होश उड़े हुए थे। वो कैमरा देखते ही डर गए। हम लोग आपको इस पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी और कोई प्रतिक्रिया हम आपको नहीं दे पाएंगे। हमारे जो गार्जियन हैं वो तो उच्चाधिकारी ही हैं। हमारी कोई समस्या होगी, हमारी कोई बात होगी तो हम अपने गार्जियन यानी उच्चाधिकारी के पास जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे, उसका समाधान निकलेगा। जाहिर है मास्टर जी के इस डर के आगे पाठक साहब का वो ऑर्डर है जो ना किसी को कुछ जानते हैं और ना ही मानते। के पाठक डाल तो उनके अफसर पात। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बिहार में रोज 40,000 स्कूलों की चेकिंग के ऑर्डर हैं। जो मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जा रहा है। मास्टरों पर पढ़ाने का प्रेशर बढ़ा है तो बिहार में कईयों ने टीचर बनने का सपना ही छोड़ दिया। बहुत से बीपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर बैठे हुए हैं जिनको नौकरी मिल गई है, लेकिन वो नौकरी से तौबा कर रहे हैं। बिहार में के पाठक एंड अफसर कंपनी का खौफ चल रहा है। इनसे मिलिए, ये संतोष श्रीवास्तव हैं। पटना के महंत हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाते हैं। तनख्वाह डेली वेज के हिसाब से मिलती है। आज बीपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर बैठे। सरकारी नौकर बनने का मौका मिला, लेकिन अब ना पढ़ाना चाहते हैं और ना ही सरकारी नौकरी करना। 30 से 40 हजार के बीच में लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। वो सब इशू अलग है कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाते, लेकिन अगर हम रहेंगे तब ना कुछ करेंगे। बहुत दूर चला गया था मुझे डायबिटिक था, स्वास्थ्य इशू के चलते हम नहीं जा पा रहे। खौफ नहीं तो और क्या है। श्रीवास्तव साहब ने स्वास्थ्य का हवाला देकर सरकारी नौकरी को लात मारी। शिक्षा विभाग का ऑर्डर नंबर 3, बीपीएससी अभ्यर्थियों को अल्टीमेटम। के पाठक एंड टीम की लेटेस्ट ऑर्डर कॉपी है। बिहार शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी किया। साफ और मोटे अक्षरों में लिखा, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ऐसे अध्यापक 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक विद्यालयों में योगदान नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि वो अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। 1,70,461 पदों पर बहाली निकाली गई थी। परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए, लेकिन इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास होने के बावजूद शिक्षक की नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक के बाद एक कई आदेश जारी कर रहा है। इससे वो लोग आहत हैं, नाराज हैं। शिक्षा बनाना है, संगठन नहीं बनाना है। हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है कानून सिखलाएंगे। इनको पटना उच्च न्यायालय में भी हम लाएंगे। इनको 20 से 25 हजार योगदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका कहीं कोई नियम कानून नहीं था। दूर दराज के कारण हमारे शिक्षक घबराए हुए हैं। के पाठक के फैसलों से शिक्षक संघ नाराज है। मास्टरों का डर और नाराजगी कैसे दूर होगी? के पाठक सूबे में क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को कानो कान खबर नहीं। विरोधी फ्रंट पर है, इसलिए सरकार बैकफुट पर क्यों रहे? तालीम पर बिहार की सियासत नई केमिस्ट्री लिख रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में शिक्षा में सुधार की व्यवस्था की गई है। अब शिक्षकों को पठन पाठन के कार्यों में ज़्यादा समय देना होगा, ये हमारे शिक्षक भाई भी जानते हैं। हम शिक्षक भाइयों को भी आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर की बातों में ना जाएं। बिहार में के पाठक के फैसलों पर छिड़ी सियासत कितनी दूर तक जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन पाठक साहब का जलवा तो है। जिस भी टीचर से पूछ लीजिए बिहार में क्या बात, सब बोलेंगे पाठक बात। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बिहार में शिक्षा की सेहत सुधारने के चक्कर में के पाठक
बड़े बदनाम हो रहे हैं, वहां पर बड़ा विरोध भी हो रहा है। उनके बड़े फैसले देखते हैं क्या क्या रहे जिन पर विरोध हो रहा है। 1 सितंबर 2023 को मुहिम छेड़ी, ऑर्डर दिया कि जो बच्चा 15 दिन तक स्कूल ना आए उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। आदेश पर एक्शन भी हुआ। बिहार में 70,000 सरकारी स्कूलों के 20,60,340 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया। बहुत बवाल हुआ, सड़क तक जाम कर दी थी बच्चों ने। नवंबर 2023 में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की, उस पर भी विवाद हुआ। बाद में नोटिस वापस लेना पड़ा पाठक साहब को। जून 2023 में शिक्षा विभाग के दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में जांच के दौरान गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों का कहा वेतन काट दो, वेतन काटा गया। 2019 में सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी रहते हुए पाठक साहब ने प्राइवेट कंपनी के मालिक से जो बर्ताव किया था उसको लेकर भी कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे। के पाठक जो फैसले ले रहे हैं उनसे बिहार की शिक्षा का स्तर कितना सुधरेगा, हमें आज ये लगा कि अगर वाकई कोई नौकरशाह अच्छा काम कर रहा है तो ये एक्सपर्ट से पूछते हैं इसका नफा होगा या नुकसान। बिहार में शिक्षा हर स्तर पर, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सिर्फ बुरी स्थिति में नहीं है बल्कि पूरी तरह ध्वस्त है। और इसका मुख्य कारण बिहार सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अक्षमता है कि जहां स्कूली शिक्षक सरकारी सेवक हो सकते हैं और हैं बड़ी संख्या में, विश्वविद्यालय के शिक्षक 2-3 सरकारी कॉलेज को छोड़कर सरकारी सेवक नहीं हैं। उन पर सरकार की आचार संहिता लागू नहीं होती है। विश्वविद्यालय यूजीसी के मानदंडों के अनुसार चलते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दशकों से बीमार है। 56% स्कूलों में मास्टर ढूंढे नहीं मिलते। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक टीचर्स की किल्लत है। अब ऐसे हालात में शिक्षा की सेहत कैसे सुधरेगी, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए, क्योंकि बिना असले के कोई भी जंग जीती नहीं जाती। हथियार होता है तभी जंग जीती जाती है। इसलिए गुजारिश है मास्टरों के हितों को ख्याल भी रखें और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिहार में टीचर पाठक जी से परेशान है तो दूसरी तरफ दुनिया अब चीन के नए वायरस से। वही हुआ ना जिसका डर था। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको बार बार ये बताया था कि चीन में बच्चों के अंदर फैली हुई रहस्यमयी बीमारी भारत में आ सकती है, इसीलिए आपको सचेत भी करते रहते हैं। उत्तराखंड में 2 संदिग्ध केस मिले हैं जिनमें बच्चों की बीमारी के लक्षण चीन में फैली जो सांसों की बीमारी है उस जैसे ही है। अमेरिका के ओहायो में भी करीब 150 बच्चों में इसी तरह के लक्षण पाए गए हैं और नेपाल को भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों के अंदर चीन के खतरनाक इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध लक्षण मिलने का दावा किया गया है। बच्चों के सैंपल की जांच पड़ताल जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 5 महीने का बच्चा है जिसको निमोनिया है, दूसरी एक 6 साल की बच्ची है करिश्मा, उसको भी निमोनिया है। दोनों की स्थिति अभी इम्प्रूव है और उनको इलाज किया जा रहा है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 4-5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन चीनी इन्फ्लुएंजा की आहट मानकर अस्पताल अलर्ट मोड में है। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 2 फिजिशियन हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है और हमने पूरा ऑक्सीजन का इसमें हमारे 2 प्लांट चल रहे हैं और 68 बेड जो सारे बेड हमारे ऑक्सीजन से टच हैं, सारे में ऑक्सीजन है हमारे यहाँ। और हमारे पीडियाट्रिशियन भी हैं। बीमारी चीन से चली है, इसलिए इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है आइसोलेशन बेड, वार्ड, आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित हो, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता पर फोकस किया जाए, साथ ही जो भी सैंपल हो उसे तुरंत जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। अगर ये बीमारी भारत में पैर पसारती है तो हमें इससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए करना क्या है। बच्चों को ठंड से बचाएं। लक्षण दिखने पर बच्चों को आइसोलेट करें।
बच्चों को अपनी मर्जी से दवा न दें। ध्यान रहे, वायरस वाली बीमारी में 5वीं स्टेज में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करें। चीन में इस रहस्यमयी बीमारी से ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है जैसा कोरोना के शुरुआती दिनों में मचा था। चीन इसे सामान्य निमोनिया बता रहा है। चीन के पास अच्छा मेडिकल सिस्टम है। हाल ही में हमने देखा है बच्चों में फ्लू के मामले कुछ हिस्सों में बढ़े हैं। कई देशों में ये घटना सामान्य घटना है, लेकिन चीन को इस घटना के बाद नीचा दिखाया जा रहा है। इस बीमारी ने अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। ओहियो में 150 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। नेपाल में भी अलर्ट हुआ है। भारत के हेल्थ एक्सपर्ट भी चीन के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तक जो भी WHO से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसके बारे में पुख्ता और विस्तृत जानकारी दें, जो कि पिछली बार आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत ट्रांसपेरेंसी डाटा आया नहीं वहां से, ट्रांसपेरेंट डेटा चाइना से। तो इस बार चिंता का विषय यही बना हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नॉवेल ऑर्गेनिज्म या नॉवेल वायरस जो डायग्नोस नहीं हुआ है वो इस निमोनिया की वजह हो। अगर ये नया वायरस नहीं है तो फिर उत्तरी चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों से अस्पताल क्यों भर रहे हैं? इसी बीमारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बीमारी के लक्षण मिले हैं। ओहायो के बाद मैसाचुसेट्स में भी संदिग्ध मरीजों की संख्या पाई गई है। अमेरिका के 2 राज्यों में, दोनों राज्यों के नाम बताए ना, इन दोनों राज्यों में बीमारी के लक्षण मिल चुके हैं। अमेरिका में पहुंच गया है चीन से निकला हुआ बीमारी का वायरस। वक्त और हालात बिगड़ते देर नहीं लगती और बीमारी भी पूछ कर नहीं आती। इसलिए सबको सतर्क रहना चाहिए, खासकर सरकारों को, जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सेहत को लेके, आपकी सेहत को लेके। क्योंकि सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी, और एक वायरस फैला तो फिर आसानी से ये पकड़ में नहीं आता। ये कोरोना में हम देख चुके हैं। थोड़ी देर पहले बिहार के बीपीएससी पास शिक्षकों का दर्ज मैं आपको दिखा रहा था। ऐसे ही एक और टीचर से आपको मिलवाना है। उनकी परेशानी बिल्कुल अलग है। पाठक जी ने ऑर्डर दिया था कि बिहार के टीचर मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन हाजीपुर के इन मास्टर जी को और उनके परिवार वालों को मीडिया के सामने आना पड़ गया। दिक्कत बतानी पड़ गई क्योंकि मास्टर जी को जबरिया शादी कराने वालों ने पकड़ लिया था। और इसके बाद क्या हुआ आप ही देख लीजिए। हाजीपुर के पातेपुरा रेपुरा इलाके में सड़क पर भीड़ इकट्ठा हुई। ट्रैफिक को कई घंटों तक रोके रखा। ट्रक, बस सब फंस गए। पुलिस आई, लोगों को समझाया, मगर भीड़ ने एक ना सुनी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक टीचर को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। किडनैपर्स टीचर को उठाकर ले गए। उनको बुलाकर तो फिर वहाँ से उधर गए सर। तो फिर वहाँ से गाड़ी उस समय नहीं थी, फिर बाद में उधर से गाड़ी आई। कौन गाड़ी? बोलोगे जी। जबरदस्ती काका वो जब चिल्लाए तो हम भी गए, लेकिन हम तो महिला थे, छोड़ दीजिए। जब तक टीचर कुछ समझ पाते वो दूल्हा बन चुके थे। मीडिया में उनकी शादी की तस्वीरें सामने आ गई। बीपीएससी पास टीचर की पकड़ावा शादी हो गई। अब सुनिए ये सब हुआ कैसे। बुधवार की दोपहर को 3 बजे तक गौतम कुमार स्कूल में थे। तभी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गुंडे आए और मास्टर साहब को गाड़ी में डालकर ले जाने लगे। टीचर ने विरोध जताया तो मारपीट भी की। उसको जो रिवॉल्वर के बट पे से मारा भी वहाँ स्कूल में, और मारते हुए उसके पैर पे भी सुने हैं कि बोलेरो चढ़ गया है। जो लोग हैं राजेश राय और डब्लू राय और लोग जो हैं उनके भाई, तो सब मिल करके हमारे भगीना गौतम कुमार को अपहरण कर लिया। परिवार वाले थाने पहुंचे। आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता ही नहीं दिखाई। रात गुजरी, लेकिन जब दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार के लोग और गांव वाले सड़क पर आ गए। दरोगा जी तो समझाने लगे, कहा कि भैया मेरी शादी भी नहीं हुई है।
ना ना हम चाय पी के और आराम कर लेते, पूरा शादी हो जाता, क्लियर हो जाए और आराम कर। हम लोग भी आराम नहीं कर। दरोगा जी की अपनी परेशानी है, वो भी शादी करवाना चाहते हैं। खैर उनकी जब होगी तब होगी, लेकिन मास्टर जी को किडनैप करने वाले लड़की के रिश्तेदार बृजभूषण राय को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में टीचर और नवविवाहित लड़की को भी थाने लेकर गए। अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। भूषण जी का भूमिका है कि वो गाड़ी उड़ी नहीं चला रहे हैं। भूषण जी हैं जो लड़की का शादी हुआ है राजेश राय, उनकी भाई। हम लड़के को जब केस दर्ज हुआ उसके बाद लड़के को बरामद किया गया त्वरित कार्रवाई करते हुए और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनका 164 का बयान माननीय न्यायालय में कराया गया है। अब माननीय न्यायालय अब जो भी अपना आदेश। पकड़वा शादी के शिकार गौतम कुमार तो घर आ गए, मगर सबसे पहले मीडिया से बात की, वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें उन्होंने अपनी टी शर्ट पर जबरिया शादी की बात लिख दी थी ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके। अब मास्टर साहब और उनका परिवार लड़की को साथ रखने के लिए तैयार नहीं। मेरा फोटो वायरल करके मेरा एक तरह से पूरा किरकिरी हो गया, मेरा इमेज पूरा खराब कर दिया गया है। ना काम कर रहा, मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरा स्कूल जो है उसके घर के पास में है, तो मुझे डर है, धमकी भी आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग खबर। पकड़वा शादी मतलब लड़के को अगवा करके जबरदस्ती उसकी शादी करवा देना। ऐसा ही एक मामला हफ्ता भर पहले पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में आया था। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था वहां पर? अदालत ने माना कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट तहत के खिलाफ है, इसे विवाह नहीं माना जाएगा। तब तक दोनों की इच्छा ना हो और दूल्हा दुल्हन साथ फेरे नहीं लेते हैं, तब तक शादी नहीं मानी जाएगी। 1990 के दशक में बिहार में जबरिया शादी का खूब चलन था। बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, नवादा और पटना में पकड़वा शादी वाले गैंग एक्टिव होते थे। 2010 में इस टॉपिक पर अंतर्द्वंद नाम की एक फिल्म भी बनी थी, अगर आपको याद हो तो, और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। 2020-21 में करीब 80 मामले ऐसे ही बिहार में सामने आए। अब भी ऐसी कई शादियां होती हैं, लेकिन परिवार वाले जान के डर या पुलिस में शिकायत करके कोई फायदा ना होने के कारण जाते ही नहीं। भारत में साल 1961 में दहेज कानून बनाया गया था, जिसमें दहेज लेन देन को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। वक्त के साथ नियम और कड़े हुए, लेकिन अब भी बिहार के कई इलाकों में जबरिया, जिसे हम पकड़वा शादी कहते हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कानून बनाने से काम नहीं चलता, उस पर अमल कितना सख्ती से होता है, मुद्दा ये है। आपके शो पब्लिक इंटरेस्ट में हम खनन माफियाओं की खबर ले रहे हैं। राज्य चाहे कोई भी हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहां हम जाकर ये देख रहे हैं कहां कहां इलीगल माइनिंग हो रही है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने खनन माफियाओं के खिलाफ ना सिर्फ मोर्चा खोला है, बल्कि इतना तक कह दिया है कि वो खुद डंडा लेकर इन माफियाओं से लड़ेंगी। ये एबीपी न्यूज का असर है। और इसी तरह की खबर हमारे पास महाराष्ट्र से भी आई है, जहां ये विधायक शिंदे सरकार के पास इसकी शिकायत लेकर जाएगा। आज खबरें इतनी थी। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप एबीपी न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि खबरें चल रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।